नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा यह फैसला कल हो चुका है और कौन दो उप मुख्यमंत्री होंगे इस बात पर भी पर्दा उठ चुका है। लेकिन अब कई सवाल राजस्थान की राजनीति में उठकर सामने आ गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर कोई पूछ रहा है कि वसुंधरा राजे की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। क्या वसुंधरा राजे अपनी राजनीति के ढलान पर आ चुकी हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, नई कैबिनेट जो होगी उनमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे और किन लोगों को प्राथमिकता नई कैबिनेट में दी जाएगी, यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी अब राजस्थान में बन गई है, तो उधर विपक्ष का चेहरा यानी नेता विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ये तीन सवाल जो अब पूछे जाने लगे हैं और इसी पर अब राजस्थान की राजनीति आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले वसुंधरा राजे का जिक्र करते हैं, जो सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने बागी तेवर भी अपनाए हुए थे। लग रहा था कि अगर किसी और के नाम को अनाउंस या प्रपोज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल बीजेपी के लिए जरूर खड़ा कर देंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, बीजेपी ने बड़े ही, या यूं कहें शीर्ष नेतृत्व ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भी वसुंधरा राजे के जरिए ही प्रपोज कराया। वसुंधरा राजे को ही उनके नाम की पर्ची दी गई और कहा कि आप उनके नाम को प्रपोज कीजिए। अब वसुंधरा राजे को करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह कि भाई उनकी राजनीति का क्या होगा। देखिए, आगामी दिनों में, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और चाहे बीजेपी हो या फिर वसुंधरा राजे, पार्टी को और इस नेता को, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वसुंधरा राजे भले सीएम इस बार न बन पाई हो, सीएम बनने की वो तिकड़ी न लगा पाई हो, लेकिन उनकी राजस्थान में जो लोकप्रियता है वो अभी भी बरकरार है और अपने इलाके में जो उनकी पकड़ है वो भी अभी भी कायम है। 4 बार से उनके बेटे झालावाड़ 12 से इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनकर आ रहे हैं और कहा जाता है कि ये वसुंधरा राजे का ही असर है कि उनके बेटे को 4 बार लगातार लोकसभा के चुनावों में जीत मिलती आ रही है। तो ये दिखाता है कि वसुंधरा राजे की जमीन पर पकड़ कितनी है। अब ऐसे में उनको पूरी तरह से दरकिनार कर देना बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हानिकारक जो है वो साबित हो सकता है। अब दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के लिए स्थिति ऐसी है कि अभी वो बगावती तेवर नहीं दिखा सकती। फिलहाल जो राजनीतिक हालात उनके लिए बने हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के जो हुक्म हैं उनकी तामील करना वसुंधरा राजे के लिए एक मजबूरी बन गई है। तो जाहिर तौर पर अभी ऐसा कोई बड़ा कदम या बगावती कदम वसुंधरा राजे नहीं उठाने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पार्टी वसुंधरा राजे की और वसुंधरा राजे अपनी पार्टी के पूरक बनती दिखाई दे रही है और शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर ही वसुंधरा राजे की राजनीति कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो उसी के साथ साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। वसुंधरा राजे भी चाहेंगी कि राजस्थान में लोकसभा चुनावों में टिकटों की हिस्सेदारी में उनका भी थोड़ा बहुत प्रतिशत बन जाए, यानी कि उनके हिसाब से भी कुछ लोकसभा के टिकट बांटे जाएं। अगर ऐसा होता है तो केंद्र में आने वाले समय में हो सकता है कि वसुंधरा राजे को लोकसभा का चुनाव लड़वा करके केंद्र की राजनीति में लेकर आया जाए और वहां पर उनको कोई सा मंत्रालय जो है वो दे दिया जाए। और इसके अलावा उनके बेटे को जब चुनाव होगा विधानसभा का तो उसमें विधायकी का टिकट देकर सेटल कर दिया जाए। तो ये पूरी तस्वीर अभी वसुंधरा राजे और उनके बेटे की राजनीति को लेकर बनती नजर आ रही है। अब बात उस दूसरे सवाल की कि राजस्थान में नया कैबिनेट, भजनलाल शर्मा का कैबिनेट जो है वो कैसा होगा। इसको थोड़ा सा जातिगत फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में भी जातिगत फैक्टर्स बड़ा असरदार साबित होते हैं, बड़ा प्रभावकारी साबित होते हैं। अब देखिए, भजनलाल शर्मा यानी स्वर्ण समाज से मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे किया गया। इसके अलावा राजपूत और राजघराने के वोट बैंक को साधने के लिए दिया कुमारी, जो एक बड़ी जीत के साथ विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीत कर आई हैं,
उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और एससी वर्ग से आने वाले प्रेमचंद बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी तीन समाज को, तीन वर्गों को तो साधने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें मीणा समाज, जाट समाज और राजपूत समाज के साथ साथ कुछ ऐसे समाज भी हैं जो अभी छूट गए हैं पीछे। इनको कैसे साधा जाएगा वो बनने वाली कैबिनेट में साफ देखा जा सकता है। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद थे, उनको विधायक की लड़ाई गई, विधायक चुनकर आए और उनका नाम प्रबल दावेदारों में माना जा रहा था मुख्यमंत्री के पद के लिए, लेकिन उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हुआ। मीणा समाज में इसको लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ी नाराजगी है। अब जब किरोड़ी लाल मीणा से कल बातचीत करने की हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, तो उस वक्त उन्होंने, देखिए, हंसते हंसते ये तो कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में कभी नहीं था, लेकिन हंसते हंसते वो एक और बात कह गए कि अब मैं मंत्री की रेस में भी नहीं हूं। यानी वो दर्द तो है जो छलका किरोड़ी लाल मीणा का, और उसका असर आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की या बीजेपी की स्ट्रैटेजी जरूर होगी कि मीणा समाज को साधने के लिए किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर साध लिया जाए। जाट समुदाय की अगर बात की जाए, देखिए, सतीश पुनिया जाट वर्ग से आते थे, लेकिन चुनाव वो हार गए हैं। हालांकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान जब उनसे वापस ली गई, तब से जाट समुदाय में थोड़ी सी नाराजगी बताई जा रही थी। उनको उपनेता प्रतिपक्ष जरूर बनाया गया था, लेकिन अब चुनाव हार गए हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो नाम अनाउंस किए गए हैं उसमें भी जाट वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब एक ऐसे बड़े चेहरे जो जाट वर्ग से आते हैं उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या किया जा सकता है। और इसमें एक नाम शुभकरण चौधरी, जो उदयपुर वाटी से चुनाव लड़े, जिन्होंने लाल डायरी के रचयिता या फिर लाल डायरी के पोस्टर बॉय राजेंद्र गूढ़ा को चुनाव हरा दिया, उनका कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा है कि उनको भी जाट समाज को साधने के लिए, उस वर्ग को साधने के लिए बनने वाली कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और राजपूत समाज, अब देखिए, दिया कुमारी को भले ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन राजपूत समाज में कहीं ना कहीं वो नाराजगी अभी भी है। चूंकि एक तरीके से कहें तो रेप्लिका के तौर पर राज घराने की जो छवि के साथ वसुंधरा राजे अपनी राजनीति करती आई हैं, दिया कुमारी भी उनकी रेप्लिका नजर आती है। और बहुत ज्यादा एक हद तक तो राजपूत समाज से कनेक्ट करती है दिया कुमारी, लेकिन काफी वर्ग जो है दिया कुमारी के नाम से कनेक्ट नहीं कर पाता। और ऐसा कहा जा रहा है कि राजपूत समाज भी प्रतिनिधित्व खोज रहा है, तो जाहिर तौर पर उस समाज को भी केटर करने की कोशिश बनने वाली कैबिनेट में की जाएगी। और राज्यवर्धन सिंह राठौर, अब देखिए, सांसद थे, सांसद से उनको विधायक बनाया गया और सीएम के दावेदारों में भी उनकी गिनती की जा रही थी, लेकिन वहां पर भी उनका नाम नहीं आया है। तो ऐसे में राज्यवर्धन राठौर को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए, एक सांसद को कोई विधायक तो बना दिया गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण पद अभी तक नहीं दिया गया, तो मंत्रालय कोई दिया जा सकता है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ऐसे कई और नाम है। अब देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया गया, जिसे आधार बनाकर इन नामों से हर कोई हैरान था, अब यह भी कहा जा रहा है कि जो नई कैबिनेट बनेगी उनमें आने वाले जो नाम होंगे उनसे भी हर कोई हैरान होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर ही, या जिस पैटर्न पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, उसी पैटर्न पर एक नया कैबिनेट बनाया जाएगा। नया कैबिनेट का चेहरा जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि बीजेपी नए सिरे से और कम से कम अगले 5 सालों में रिवाज बदलने वाली, जो राजनीतिक और चुनावी रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का रहा है, उसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है कि कई ऐसे नए चेहरे जिनका नाम चर्चाओं में ना हो, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, ताकि नए सिरे से एक नई राजनीति की शुरुआत राजस्थान में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कर सके, या फिर यूं कहें कि अमित शाह और मोदी कर सके। इसके अलावा तीसरा सवाल जो राजस्थान की राजनीति में सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, वो है नेता विपक्ष कौन होगा। अब देखिए, 69 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, जो अब तक सत्ता पर काबिज थी। अब विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका अब
कांग्रेस पार्टी को निभानी है। अब ऐसे में देखिए कौन सा बड़ा चेहरा है जो नेता विपक्ष के तौर पर प्रपोज पार्टी कर सकती है, या यूं कहें कि कांग्रेस के विधायक दलों का नेता किसे चुना जा सकता है। कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से पटकनी 3 राज्यों में बीजेपी ने दी है, वहां पर कांग्रेस को अपनी राजनीतिक पैटर्न को भी बदलने की जरूरत होगी। क्योंकि राजनीतिक पैटर्न को बदलने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि चुनाव से पहले जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वे कराए, सर्वे में 50% टिकट काटने की सिफारिश सुनील कानूगोलू साहब ने की। उसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव में वो टिकट नहीं काटे गए और परिणाम हार के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पैटर्न बदलना होगा और जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है उसी पैटर्न पर आकर अब अपनी राजनीति को कांग्रेस आगे लेकर जाएगी, तभी उसको सियासी ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा चेहरा जो प्रभावी तौर पर, मुखर तौर पर सामने आकर सदन में वो मुद्दे उठा सके, सरकार को घेर सके, इस तरह का कोई चेहरा हो। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी आता है, अनुभवी हैं और मुद्दों पर बेहतर तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं। लेकिन सवाल यह, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना बड़ा चेहरा कि क्या वो इस पद को स्वीकारें। हालांकि सत्ता अगर मिलती तो कहीं ना कहीं सत्ता का ताज पहनने के लिए वो तैयार थे। अब क्या नेता विपक्ष का ताज पहनेंगे? इसके अलावा कई और नाम सामने आ रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रफीक खान, अमीन खान, रफीक कागजी, तमाम नाम हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं नेता विपक्ष के तौर पर। सचिन पायलट के नाम की भी चर्चा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की यह कोशिश होगी कि सचिन पायलट को सदन में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी न देकर के उन्हें संगठन के विस्तार और संगठन के प्रचार के लिए जिम्मेदारी दी जाए, ताकि आने वाले चुनावों के लिए, लोकसभा के चुनावों के लिए सचिन पायलट प्रचार प्रसार कर सकें और वहां पर पार्टी को एक नया स्तर दे सकें। तो ऐसे में सदन में जिम्मेदारी देकर सचिन पायलट को बांधना कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी। अब देखते हैं, शांति धारीवाल साहब का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन शांति धारीवाल साहब को लेकर यह चर्चा है कि उन पर जिस तरीके से कोटा रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो जब सदन के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बात शांति धारीवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के पास, बीजेपी के पास उनके हर आरोपों का काउंटर के तौर पर वही भ्रष्टाचार के आरोप होंगे जो विपक्ष में होने के नाते बीजेपी उन पर लगाती आई है। तो कई ऐसे नाम हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर इसमें चल रहा है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी भी अपना राजनीतिक पैटर्न, अपना सियासत का पैटर्न बदलेगी क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन तीनों सवालों के जो पुख्ता जवाब हैं वो भी अब से कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी राजस्थान की राजनीति और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।